तो हम लोग क्लास 12 का प्रथम अध्याय साझेदारी से चालू कर रहे हैं। साझेदारी का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैधानिक व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं और उस व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा या सब की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है, उसे ही साझेदारी कहते हैं। साझेदारी का एक अधिनियम बना हुआ है भारत में, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। अधिनियम 1932 ये भारतीय साझेदारी अधिनियम है। मतलब कम से कम दो व्यक्ति का होना और अधिक से अधिक भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत 20 व्यक्ति का होना है। कंपनी अधिनियम 2013 से इसमें कुछ नियम में बदलाव किए गए हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के आधार पर साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 बताई गई है। ठीक है, तो यही साझेदारी है। इसकी विशेषताएं हैं। साझेदारी वैसे तो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही चलाया जाता है। तो सबसे पहले इसकी पहला विशेषता होता है, ये विशेषता कम से कम दो व्यक्ति। दूसरा है अनुबंध। तीसरा है वैध व्यवसाय। चौथा है लाभ का उद्देश्य। लाभ का उद्देश्य। और पांचवा है साझेदार का एजेंट होना। और छठवां है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व और फर्म का संचालन। वैसे और 5-6 पॉइंट हैं, लेकिन इतने पॉइंट कम से कम एक विद्यार्थी को साझेदारी के अंतर्गत जानना जरूरी है। कम से कम साझेदारी में दो व्यक्ति का होना आवश्यक है। यदि दो व्यक्ति नहीं होते हैं तो वो साझेदारी व्यापार नहीं कहलाएगा। अनुबंध या समझौता। साझेदारी में समझौते का होना अनिवार्य है। जब तक समझौता नहीं होगा, अनुबंध नहीं होगा, तो साझेदारी व्यापार नहीं चल पाएगी। तीसरा है वैध व्यवसाय। साझेदारी के लिए एक व्यवसाय का होना बहुत जरूरी है, और वो भी ऐसा व्यापार जो वैधानिक हो, अवैधानिक व्यापार नहीं। चौथा है लाभ का उद्देश्य। साझेदारी करने का ही उद्देश्य है लाभ कमाना, इसीलिए लाभ का उद्देश्य है, हानि का उद्देश्य नहीं है। भले ही व्यापार करते करते हानि हो, वो अलग बात है, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए। पांचवा है साझेदार का एजेंट होना। साझेदारी फर्म में साझेदार व्यापार का मालिक भी होता है और व्यापार का एजेंट भी होता है। एजेंट इसलिए होता है कि एक एजेंट अपने मुनाफा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए जिस तरह से मेहनत करता है, उसी प्रकार साझेदार यानी कि स्वामी, मालिक स्वयं एक एजेंट की तरह काम करता है। इसीलिए
साझेदार का एजेंट होना होता है। असीमित दायित्व। साझेदारी संस्था में साझेदारों का जो उत्तरदायित्व है वह असीमित है, कोई सीमित नहीं है। 7वां है फर्म का संचालन। साझेदारी फर्म का संचालन सभी साझेदारों के द्वारा बराबर रूप से किया जाता है। तो इस तरह से इतने में आपको विशेषताएं बताता हूं। इसके बाद होता है जो प्रमुख बिंदु है वो है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख वह व्यवस्था है साझेदारी फर्म का कि साझेदार आपस में बैठ करके एक व्यापार को व्यवस्थित संचालित करने के लिए कुछ नियम कानून शर्तें बनाए जाते हैं और उन्हीं नियम कानून और शर्तों के आधार पर भविष्य में व्यापार का संचालन होता है। उसे ही हम कहते हैं साझेदारी संलेख, यानी कि व्यापार संचालित करने का नियमावली। शॉर्टकट में हम कह सकते हैं व्यापार संचालित करने का नियमावली। आ रहा है ना। इस नियमावली में प्रमुख बातें हैं। इसके पहले पूंजी। साझेदार व्यापार में व्यापार करने के लिए पूंजी लगाते हैं। तो कितनी पूंजी लगाई जाएगी, कितने कितने कौन कौन सदस्य कितने पूंजी लगाएंगे, ये बात तय की जाती है। दूसरा है पूंजी पर ब्याज। तीसरा है वेतन या पारिश्रमिक। चौथा है लाभ का विभाजन। पांचवा है आहरण। छठवां आहरण पर ब्याज। इस तरह से बहुत सारे इसके नियमावली हैं जिनमें मूल रूप से पूंजी है। साझेदार कितने कितने रुपए पूंजी लगाएंगे। दूसरा है पूंजी पर ब्याज। यदि साझेदार व्यापार में पूंजी लगाते हैं तो क्या उन्हें उनके पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। यदि दिया जाता है तो ब्याज की दर का उल्लेख किया जाता है। तीसरा है वेतन या पारिश्रमिक। साझेदार व्यापार के लिए काम करते हैं, व्यापार के लाभ के लिए काम करते हैं, तो क्या उन्हें कोई काम करेंगे उनके बदले में, उनके प्रतिफल में कोई वेतन, मजदूरी या पारिश्रमिक दिया जाएगा या नहीं। अगर दिया जाता है तो कितने कितने रुपये मासिक या वार्षिक दिए जाएंगे, इसका उल्लेख होता है। इसी प्रकार लाभ का विभाजन है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो व्यापार में जो लाभ हुआ या हानि हुआ उसका बंटवारा कैसे करेंगे, उसका उल्लेख भी संलेख में किया जाता है। पांचवा है आहरण। आहरण का मतलब होता है कि साझेदार अपने ही व्यापार से अपने घरेलू उपयोग के लिए व्यापार से कुछ माल या रोकड़ निकाल लेते हैं, उसी को कहा जाता है आहरण। तो ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, आहरण किया जा सकता है या नहीं, इस बात पर नियमावली बनाई जाती है। आहरण पर ब्याज। यदि आहरण करते हैं तो आहरण पर व्यापार जो है साझेदारों से ब्याज लेगी कि नहीं लेगी। अगर लेती है तो उसकी दर क्या होगी, इसका उल्लेख होता है। ऐसे ही कई बातें हैं। व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, व्यापार किस प्रकार का व्यवसाय करेगा, इन सभी बातों
का एक नियमावली तैयार होता है, उसी को हम कहते हैं साझेदारी संलेख। ठीक है, आपको जा रहा है कि ठीक होगा। इसके बाद आता है संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। मैंने अभी अभी आपको बताया कि साझेदारी व्यापार को सही तरीके से चलाने के लिए एक नियमावली बनाते हैं, उसका नाम है साझेदारी संलेख। यदि साझेदार अपने व्यापार के लिए कोई संलेख या नियमावली नहीं बनाए हैं तो फिर व्यापार की स्थिति क्या होगी, व्यापार कैसे चलेगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है शुरू में, साझेदारी का एक अधिनियम बना हुआ है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। उसके तहत नियमावली है कि यदि कोई व्यापार अपना संलेख तैयार नहीं किया है तो उसमें कुछ नियम कानून है। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 तक उसकी नियमावली है। उस नियमों का पालन करना पड़ता है और साझेदारी व्यापार का संचालन किया जाता है, जिसमें प्रमुख बातों को ही मैं बता रहा हूं, 4-5 बातों को, सबको नहीं। जैसे पहला, लाभ का विभाजन। लाभ का विभाजन, लाभ का विभाजन, यदि लाभ होता है साझेदारी फर्म को तो सभी साझेदार बराबर बंटन करेंगे। जो भी लाभ हो या हानि हो, जितने साझेदार हैं वो सब उसको कैसे बांटेंगे, बराबर बांटेंगे, कोई कम न कोई ज्यादा नहीं। दूसरा, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, साझेदार व्यापार में पूंजी लगाते हैं, अगर संलेख नहीं है, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया गया है तो साझेदारों को उनकी पूंजी पर जो व्यापार में पूंजी लगाए हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा, पारिश्रमिक। साझेदार एक एजेंट की तरह अपने व्यापार के लिए काम करते हैं, तो भी अगर संलेख नहीं है तो किसी भी साझेदार को कोई भी वेतन या मजदूरी, बोनस नहीं दिया जाएगा। चौथा है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। साझेदार आहरण करते हैं तो उनके आहरण पर भी व्यापार कोई ब्याज नहीं देगा। और पांचवा है ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण दिया है और उसका कोई उल्लेख नहीं है तो ऐसे ऋण पर व्यापार साझेदार के ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज देता है। 6% वार्षिक का मतलब यह है कि जिस दिन से वो व्यापार में ऋण दिया उस दिन से वर्ष की समाप्ति तक कितने महीने होते हैं उतने महीने का ब्याज व्यापार जो है ऋण पर देती है। और ये साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले जो नियम हैं,
ये कम से कम इतने नियम को आप लोगों को याद करके जरूर रखना होगा, तभी इसका जो कैलकुलेशन है, गणनाएं हैं, वो सही हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। जिस प्रश्न पर, जिस कैलकुलेशन प्रश्न पर साझेदारी संलेख का अभाव है या साझेदारी संलेख की बात ही नहीं की गई है, वहां पर सवाल इन पांचों नियमों को कम से कम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी वह सवाल हल हो पाएगा। बाकी सामान्य सवालों में तो बताएगा ही, पूंजी पर कितना ब्याज है, लाभ का बंटवारा कैसे करेंगे, किसको कितना वेतन देना है, कितना कमीशन देना है, आहरण पर ब्याज देना है नहीं देना है, ये बात उल्लेख रहेगा प्रश्नों में। यदि किन्हीं प्रश्नों में ऐसा शब्द उल्लेख नहीं है और वो अंत में बताता है या नहीं भी बताता है कि कोई संलेख है या नहीं है, तो आपको अपने आप समझना है कि इस प्रश्न पर किसी प्रकार का कोई संलेख की बात नहीं है, अर्थात संलेख का अभाव है, और उस आधार पर हम सवाल चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इतना जानना बहुत जरूरी है। यहां पर खोले जाने वाले खाते हैं, साझेदारी व्यापार में खोले जाने वाले खाते। मूल रूप से लाभ हानि वितरण खाता होता है पहला। दूसरा होता है साझेदारों के पूंजी खाते। एक व्यापार में लाभ हुआ या हानि हुआ, उसकी जानकारी के लिए एक लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। उसमें देखा यह जाता है कि व्यापार ने कितना खर्च किया, व्यापार को कितना लाभ हुआ, हानि बड़ा हुआ कि लाभ बड़ा हुआ। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि वितरण खाता, उसी को कहते हैं लाभ हानि समायोजन खाता, कभी कभी लाभ हानि विनियोग खाता भी कहा जाता है। तो ये वही है। इसमें इस खाते से यदि लाभ होता है तो साझेदारों में उनके अनुपात पर बांटा जाता है, हानि होता है तो भी उन्हीं के अनुपात पर बांटा जाता है। दूसरा होता है साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारी व्यापार में एक व्यक्ति नहीं होता, कम से कम दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति, और वो अपने व्यापार को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए व्यापार में कुछ न कुछ रूप से पूंजी लगाते हैं। तो वो लोग जो पूंजी लगाते हैं उसके लिए व्यापार एक खाता, व्यक्तिगत खाता खोलती है, जिसमें उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का विवरण होता है। उसी को कहा जाता है साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदारों के पूंजी खाते दो तरह से होते हैं। पहला स्थायी पूंजी खाता, स्थायी पूंजी खाता। दूसरा परिवर्तनशील पूंजी खाता। ये दो प्रकार से पूंजी खाते बनाए जाते हैं साझेदारी में। स्थिर पूंजी खाता या स्थायी पूंजी खाता। स्थिर या स्थायी पूंजी खाता उस पूंजी खाते को कहा जाता है कि व्यापार में साझेदार जितनी रुपये पूंजी में लगाए हैं, जिस दिन व्यापार चालू किए उस दिन कितने कितने रुपए लगाए हैं, उसका लेखांकन करने के लिए एक अकाउंट तैयार किया जाता है, और उस अकाउंट में, उस खाते में केवल साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी का ही उल्लेख होता है, और किसी भी लेन देन या व्यवहार का कोई उल्लेख नहीं होता। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? स्थायी पूंजी खाता।
स्थायी पूंजी खाते का शेष हर वर्ष स्थिर रहता है, वो कभी बदलता नहीं। उसका कारण क्या है, क्यों नहीं बदलता? इसलिए नहीं बदलता कि जो पूंजी लगाए हैं प्रारंभ में उतनी ही पूंजी को लिखी जाती है और उस खाते में किसी भी व्यवहार को साझेदार और फर्म के मध्य जो व्यवहार हुआ है उसका उल्लेख नहीं किया जाता है, केवल पूंजी का ही उल्लेख किया जाता है। इसीलिए हर वर्ष साझेदारों की पूंजी स्थिर रहती है, इसीलिए कहा जाता है स्थिर पूंजी खाता। जब व्यापार में पूंजी स्थिर होती है तो एक और खाते खोले जाते हैं। एक तो ये स्थायी पूंजी खाता और इसी के दूसरा होता है चालू खाता। जब पूंजी स्थिर होता है तो एक पूंजी खाता बनाई जाती है जिसमें साझेदारों के केवल पूंजी का ही उल्लेख होता है। दूसरा होता है चालू खाता। यह चालू खाता भी व्यक्तिगत खाता ही है, साझेदारों का व्यक्तिगत खाता है। इस चालू खाते में पूंजी के अलावा या पूंजी के अतिरिक्त साझेदार और फर्म के बीच, फर्म के मध्य जो लेन देन है उसका उल्लेख किया जाता है। जैसे साझेदारों को दिया गया पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को दिया गया वेतन, बोनस, कमीशन, साझेदारों को दिया गया बोनस या लाभांश, और लाभ हानि नियोजन खाते के लाभ और हानि का हिस्सा, साथ ही साथ आहरण और आहरण पर ब्याज आदि का लेखा इस चालू खाते में किया जाता है, पूंजी खाते में नहीं किया जाता। इसीलिए इसको कहा जाता है स्थिर पूंजी खाता। दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी खाता। परिवर्तनशील पूंजी खाता उस पूंजी खाते को कहते हैं साझेदारों का कि व्यापार में जो उन्होंने पूंजी लगाया प्रारंभ में उस पूंजी का तो उल्लेख होगा ही, उसके साथ साथ फर्म और साझेदार के मध्य जो लेन देन व्यवहार होता है उनका भी लेखांकन उसी पूंजी खाते में किया जाता है। इसलिए वर्ष के अंत में साझेदारों की पूंजी बदल जाती है, बदलती रहती है, क्योंकि उसी पूंजी खाते में अन्य व्यवहारों का साझेदारों का भी लेखा होता है। इसलिए साझेदारों की जो पूंजी है वह प्रति वर्ष बदलती रहती है, इसीलिए कहा जाता है उसे परिवर्तनशील पूंजी खाता। अर्थात परिवर्तनशील पूंजी खाते में भी साझेदारों की पूंजी, साझेदारों को दिया गया वेतन, बोनस, कमीशन, लाभ हानि नियोजन खाते का लाभ, हानि, आहरण, आहरण पर ब्याज आदि का उल्लेख इसी खाते में कर दिया जाता है, इसी पूंजी खाते में। इसीलिए इसे कहा जाता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो मूल रूप से ये साझेदारी का जो प्रथम खंड है, आधारभूत साझेदारी का आधारभूत है, उसमें ये दो खाते बनते हैं। इसमें आप गणनाएं हैं। गणनाएं की जाती है पूंजी पर ब्याज की गणना। पूंजी पर ब्याज की गणना सामान्य रूप से की जाती है। जिस दिन उन्होंने पूंजी लगाया तो वर्ष की समाप्ति तक देखा जाता है कि पूंजी पर यदि संलेख में है कितना प्रतिशत है, उस प्रतिशत से हम लोग सामान्य रूप से पूंजी पर ब्याज निकाल जाते हैं। जैसे माना कि कोई साझेदार व्यापार में 1,00,000 रुपये लगाया, पूंजी के उसमें विनियोग किया 1,00,000 रुपये, जिस पर साझेदारी संलेख में बताया गया है कि उन्हें साझेदारों को उनकी पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा, 10%। तो यहां पर हम 10/100 कर देंगे उसकी पूंजी पर ब्याज निकालने के लिए। तो काट दिए 10 एक, ये 0 0 और ये 0 ये 0, तो बच गया कितना, 10,000। साझेदार की पूंजी पर ब्याज कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया। इस प्रकार से सामान्य रूप से पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। यदि कोई साझेदार वर्ष के बीच में, वर्ष के मध्य में अतिरिक्त पूंजी लगाता है और पूंजी लगाता है तो उसका गणना उसी प्रकार किया जाता है
कि जिस दिन पूंजी लगाया उस दिन से वर्ष के अंत तक कितने महीने हुए, तो उतने महीने का ब्याज दिया जाता है। तो इस तरह से पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। जैसे कि मैं बता रहा हूं उसमें आप लोगों को समझ आया होगा। यदि किसी को समझ नहीं आए तो मुझे मैसेज के माध्यम से बताएं, तो उसे और समझाने का प्रयास किया जाएगा। मैं अभी आप लोगों को ये दो सवाल बताना चाहूंगा, एक संलेख वाला सवाल और एक संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम का सवाल। अभी दो सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे आप लोग समझिएगा। ठीक है, मिटाऊं? ठीक है। समझ आ रहा है कि इसको पानी से ऐसे ऐसे थोड़ी करना पड़ेगा। पानी से नहीं करना है। नहीं करना है ना। तो मैं आप लोगों को एक सामान्य प्रश्न बता रहा हूं, सामान्य सवाल हल करके समझा रहा हूं एक उदाहरण के तौर पर, जो साझेदारी संलेख उसमें निहित है। ये प्रश्न है, हाफ हाफ लिख रहा हूं मैं, प्रश्न को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक फर्म में ए और बी 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं और इन्होंने व्यापार में क्रमशः 20,000 रुपये एवं 10,000 रुपये पूंजी के रूप में लगाए, जिस पर 5% वार्षिक ब्याज निर्धारित की गई है। तथा बी को 2,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। वर्ष के अंत में व्यापार को व्यापार को 5,000 रुपये का लाभ होता है। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ठीक है, ये एक उदाहरण के तौर पर आपके पास ये प्रश्न रखा हूं मैं अपने मर्जी से समझाने के लिए। विद्यार्थियों, आप लोगों को 11th में आप लोग पढ़ लिए हो खाता बही पढ़ लिए हैं। तो खाता बही का प्रारूप क्या होता है वो आप लोगों को जानकारी है, वही प्रारूप यहां लगेगा, दूसरा कोई प्रारूप नहीं लगेगा। फिर भी आप लोग देख लें कि कैसे बनता है खाता।
लाभ हानि नियोजन खाता। ये एक प्रारूप है। खाली स्थान समाप्त वर्ष के लिए होगा। खाली स्थान समाप्त वर्ष के लिए इधर डेबिट और इधर क्रेडिट, ये दो भागों में ऐसे बांटना है। ये प्रारूप पहले मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद सवाल को हल करके बताऊंगा। इसमें क्रेडिट पक्ष में सबसे पहले लिखा जाता है शेष लाया गया। इसमें हम लिखते हैं प्रश्न में लिखा गया लाभ, उसको लिखते हैं हम यहां पर। उसके बाद आहरण पर ब्याज खाते को, साझेदार 2-3 ठो हैं तो आप लिख देंगे ए बी, किसको कितना मिला और इसको जोड़ के हम बाहर में लिख देंगे। डेबिट में शेष लाया गया। यदि प्रश्न में बताए गए हानि का लेखा करेंगे हम यहाँ। यदि हो तो, नहीं है तो नहीं। फिर है पूंजी पर ब्याज खाते को। अब साझेदार 2-3 ठो हैं तो हम उसके नाम लिख करके यहाँ ए, यहाँ बी, किसके पूंजी का कितना ब्याज हुआ, और इसे जोड़ करके हम यहाँ। फिर वेतन खाते को किस साझेदार को कितना मिला वो यहाँ लिखेंगे और दोनों को जोड़ के बाहर लिख देंगे। यदि किसी भी साझेदार को कमीशन दिया जाता है तो कमीशन खाता से जिस साझेदार का नाम हो, ये हो, बी हो, जैसा भी हो, उसको जोड़ करके यहाँ। और डूबत ऋण हो, व्यापार का डूबत ऋण हो, तो डूबत ऋण व्यापार की हानि है, इसलिए ये डूबत ऋण। यदि व्यापार में संपत्ति है और उस संपत्ति पर कोई ह्रास है तो ह्रास का भी लेखा किया जाएगा, ह्रास खाते से। इतने लिखेंगे। मूल रूप से आप लोगों को इतना जानना जरूरी है। ये फार्मूला है, ये प्रारूप है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाने का प्रारूप है। ठीक है भाई, समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। ये अब इसमें जोड़ेंगे तो माना कि यहाँ टोटल देखेंगे, हम दोनों पक्षों को देखेंगे कौन सा पक्ष बड़ा हो रहा है। जो पक्ष बड़ा हो रहा है उसका योग पहले करेंगे हम। तो माना कि इसमें लाभ बड़ा होता हो तो यहाँ पर ये लिख देंगे, और डेबिट पक्ष के यहाँ से यहाँ तक के रकमों को जोड़ेंगे और क्रेडिट पक्ष के योग से घटाएंगे। तो क्रेडिट पक्ष बड़ा होगा तो जितने का बड़ा होगा उस अंतर को हम लोग यहां पर लिखेंगे साझेदारों के
पूंजी खाते या चालू खाते, खाता से ए बी बांटेंगे जैसे बोले हैं वैसे ही, और उसको यहाँ लिख देंगे और ये हम लोग टोटल कर देंगे। इस तरह से हो जाएगा। मतलब लाभ हुआ तो व्यापार में लाभ या हानि होगा वो साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते में जाएंगे। पूंजी खाते में कब जाएंगे? जब पूंजी परिवर्तनशील हो। जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो लाभ हो चाहे हानि हो वो साझेदारों के पूंजी खाते में चला जाता है। यदि पूंजी स्थिर है तो व्यापार का जो लाभ होता है वो साझेदारों के चालू खाते में जाता है, वो साझेदारों के चालू खाते में, इसीलिए लिखा गया है साझेदारों के चालू खाते। जैसा प्रश्न बताएगा कि पूंजी सवाल में पूंजी साझेदारों की स्थिर है या परिवर्तनशील है, तो उसी आधार पर हमको इस खाते को दर्शाना है। माना कि कभी कभी डेबिट बड़ा हो गया और क्रेडिट छोटा हुआ, तो डेबिट का पहले योग करेंगे और क्रेडिट का जो योग है उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो जो अंतर आएगा वो हानि होगी, तो हानि भी जाएगी साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते में। और हम ऐसी दशा में क्रेडिट में लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, ये हानि है क्योंकि डेबिट बढ़ा हुआ है इसलिए हानि है, तो ये हानि भी साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये प्रारूप है लाभ हानि नियोजन खाता बनाने का। मैं समझता हूं समझ गए होंगे, और इसे आप जरूर सवाल को यहां समझने के बाद घर में प्रयास करें बनाने का। समझ नहीं आए तो पुनः एक बार और देख लें आप वीडियो, समझ आ जाएगा, जरूर आएगा समझ कैसे किया गया है। तो मैं इस उदाहरण का अब सवाल बनाने जा रहा हूं, देखिएगा इधर। लाभ हानि नियोजन खाता, ये क्रेडिट पक्ष, ये डेबिट पक्ष। यहाँ वर्ष नहीं दिया गया है इसलिए वर्ष नहीं लिखा हूं, और ये है विवरण, राशि विवरण राशि, इसी प्रकार ये विवरण राशि विवरण। यहाँ पर दिनांक और जर्नल पृष्ठ का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि हमने 11वीं में पढ़ाया है, और 11वीं में हम सब जानते हैं कि जब खाता भी बनाते हैं तो दिनांक, विवरण, जर्नल पृष्ठ संख्या, राशि, दिनांक, विवरण, जर्नल पृष्ठ संख्या, राशि लिखते हैं। परंतु कक्षा 12वीं में आप इतना ही, जहां पर जरूरत है लिखेंगे, यदि नहीं है ऐसा तो आप ऐसा भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इस प्रश्न को आप ध्यान में देखें। प्रश्न में बताया गया लाभ बताया है कितने हजार रुपये, 5,000 रुपये, तो इसको क्रेडिट पक्ष में सबसे पहले लिखेंगे शेष लाया गया, शेष लाया गया 5,000 रुपये, ठीक है। ऐसे ही करना है, जो प्रश्न में लाभ दिया है उसी को लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि साझेदार पूंजी लगाए हैं 20,000 और 10,000। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा? 5% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। ये संलेख में कही गई बातें हैं, ये संलेख में जैसे बोला गया है उसी आधार पर ये सवाल मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। तो देखिए यहां लिखेंगे पूंजी पर ब्याज खाता से, पूंजी पर ब्याज खाता
से ए बी। तो हम 20,000 का 5% निकालेंगे, कितना आएगा? 1,000 आएगा। उसकी गणना कहाँ कर दूं? हम देख लेते हैं यही। 20,000 गुणा 5/100 बराबर 20 पंचे 100, 1,000 रुपये बनता है। दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो इसकी गणना मैं नीचे करता हूं। दिखाई नहीं दे रहा है तो इसकी गणना मैं नीचे कर देता हूं। पूंजी पर ब्याज की गणना, पहला 20,000 गुणा 5/100 बराबर 1,000 रुपये होगा। दूसरा 10,000 गुणा 5/100 बराबर 500 रुपये होगा। ये निकाल दिया मैं पूंजी पर ब्याज। तो इसका बनता है 1,000 रुपये और इसका बनता है 500 रुपये। कुल मिला के पूंजी पर ब्याज कितना हो गया? 1,500 रुपये। फिर बोला गया है कि बी को 2,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। सल्ले के आधार पर बी को वेतन देंगे तो उसकी एंट्री करूंगा, वेतन खाता से किसको दिया जा रहा है? बी को। कितना? 2,000 रुपये वार्षिक। ये हो गया। उसके बाद और कुछ नहीं बोला गया है। कहाँ बोला गया है? नहीं बोला गया है। सवाल हम यहीं तक करेंगे जहां तक बोला गया है। और अब हम देखते हैं कि क्रेडिट पक्ष का टोटल बड़ा है और डेबिट पक्ष का टोटल कम है, इसलिए हम पहले क्रेडिट का योग लगाएंगे। क्रेडिट का योग होता है 5,000। अब ये 5,000 यहां कर देंगे। ये 5,000 में हम 2 और 1 3,500 घटा देंगे। 3,500 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1,500 रुपये। 1,500 रुपये। सवाल में ये नहीं कहा गया है कि पूंजी स्थिर है या परिवर्तनशील है। तो जब ऐसा ना बोला जाए तो हम ये मानेंगे कि पूंजी परिवर्तनशील है। पूंजी परिवर्तनशील है, ये हमको मानना है और उसी आधार पर हम सवाल बनाएंगे। तो ये जो 1,500 रुपये लाभ आया, ये साझेदारों के पूंजी खाते में जाएगा। कहाँ चला जाएगा? साझेदारों के पूंजी खाते में। साझेदारों के पूंजी खाता से बांटूंगा ए और बी को, तो लाभ का बंटन भी होगा। लाभ का वितरण, लाभ का, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। ये जो लाभ हुआ, इस लाभ को बांटेंगे ए और बी में। लाभ का वितरण अनुपात में बांटेंगे। अनुपात में बताया गया है ए और बी साझेदार हैं, उनका लाभ का अनुपात क्या है? 3:2। तो बांट देंगे ए में और ये बी में। बांटने का तरीका ये है, 3 और 2 कितना हुआ? 5। 3-2 बराबर 5, अर्थात 3/5 एवं 2/5। इसी आधार पर हम लाभ को बांटेंगे। तो 1,500 रुपये का लाभ हुआ, तो 1,500 गुणा 3/5, 1,500 गुणा 2/5। 5 एकम 5 तिया 15, 3 तिया 900 रुपये ये को मिला। 5 एकम 5 तिया 15, 3 दूनी
600 रुपये बी को मिला, इसी को उल्लेख यहां कर देंगे, ये 900 रुपये इसको, 600 रुपये इसको, और इस तरह से हमारा ये सवाल तैयार हो जाता है। मैं समझता हूं समझ आ गया होगा। नहीं आता है समझ तो पुनः फिर वीडियो को देखा जाए और फिर समझा जाए। उसके बाद भी समझ नहीं आएगा तो मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, बताऊंगा मैं। ठीक है, इतने रहने दूं आज के लिए, है ना। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। फिर कल आते हैं, संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम का सवाल बताएंगे। ठीक है, बंद कर।